हमारा जो पहला काम आज हमारे सर्वर पे है वो है कि आपको आपके सर्वर पे अनलॉक कैसे करनी है चीजें, कुकीज कैसे हटानी है। पहला काम होता है वो SM12 यूज करना। उसका टी कोड होता है SM12। देख लो ना राहुल, SM12 क्या टी कोड होता है? SM12 करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी। अब तुम लोग गलती क्या करते हो, तुम यहीं पे सर्च पे क्लिक कर देते हो डायरेक्टली। ऐसा नहीं करना है। यूजर नेम को यहाँ से सेलेक्ट करके पहले रिमूव करना मैंडेटरी है। सेलेक्ट योर यूजर नेम, रिमूव, क्लिक ऑन सर्च, सर्च पे क्लिक करो, सेलेक्ट ऑल ट्रांजेक्शन एंड कुकीज को यहाँ से डिलीट करोगे। अगर आप ऐसे नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो मैं दिखाता हूँ। अगर तुम ऐसे नहीं करोगे, अगर SM12 करके तुम SM12 मैंने करा, अब अगर मैं इसको यूजर नेम को नहीं हटाता हूँ और डायरेक्टली सर्च पे क्लिक कर देता हूँ तो ये कुकीज ही नहीं दिखाएगा। देखो तुम बोलोगे कुकीज तो आ ही नहीं रही है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, जब तुम OX02 टी कोड डालोगे तो तुम बोलोगे यहाँ पे लॉग आ रहा है, या कोई और टी कोड डालोगे लॉग आ रहा है। लॉग देखो, लॉग आ रहा है, यहाँ लॉग दिख रहा है, लेकिन जब कुकीज पे जा रहे हैं कुकीज आ नहीं रही। SM12 डाल रहे हैं कुकीज आ नहीं रहे। साहब प्रॉब्लम क्या है, गलत रहे हो। यूजर नेम को हटाना है, आप डायरेक्टली सर्च पे क्लिक कर देते तो कुकीज नहीं आएंगे। पहले सर्च पे क्लिक करने से पहले यूजर नेम को सिलेक्ट करना है, हटाना है, सर्च पे क्लिक करना है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन सिलेक्ट करनी है और यहाँ से इसको क्या करना है, डिलीट करना है। अब आपके सर्वर पे डिलीट हो गए कुकीज। अब आप इस प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ाओगे तो आपके प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। निजामुद्दीन आपको समझ में आ गया? हाँ सर समझ गया। चलो ठीक है, अब प्रॉपर कर लेना, हो जाएगा सही से। ठीक है, चलो ओके ठीक है। अब हम आगे कुछ और चीज़ों की बात कर देते हैं। अब हम जो प्रोसेस की बात करेंगे, कहाँ तक कंप्लीट था लास्ट? असाइन कंपनी कोड टू कंपनी कोड हो गया, क्रेडिट कोड टू कंपनी टू कंपनी कोड पढ़ा चुके थे। अच्छा ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब जो हमारा आगे का प्रोसेस चलेगा, एक बारी पहले शीट में तो देख लें कहाँ से है। मैं लिख दूंगा यहाँ पे सही से सिस्टमेटिकली। क्या आपकी शीट म्यूट कर दो सब लोग अपने आप को, क्योंकि आवाज आ रही है आप लोगों की ना पीछे बैकग्राउंड से। हाँ थैंक यू। हमारा जो काम है, जो प्रोसेस है, हमें किस पे काम करना है, थोड़ा सा और डिटेल्स में जानेंगे। शीट 1 के अंदर हमने असाइनमेंट तक का काम कंप्लीट कर लिया था। कंपनी बना ली थी, है ना, कंपनी का कोड डिफाइन कर लिया था, उसके एरिया बना लिए थे, हिरार्की जनरेट कर ली थी। यहाँ तक हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका था। क्लियर है? OX01 हो गया, 17 हो गया, पढ़ा था ये। चलो इससे शुरू करते हैं। अब हमने क्या काम करना है, देखो SAP के अंदर दो तरीके से काम कर सकते हैं, या लॉन्ग प्रोसेस से या शॉर्ट प्रोसेस से। मैं रिकमेंड हमेशा ये करता हूँ कि जिसका टी कोड है टी कोड ही डालो। ये नहीं कि आप एक करके 2 घंटे का काम और 10 घंटे में करो, क्या लॉजिक है? स्लो क्यों काम करो, फास्ट करो ना। तो असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान का मतलब क्या है कि असाइन कर लो, लिंक कर लो। लिंक मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से कनेक्ट करना, यही हो गया मतलब। तो कनेक्ट कैसे करेंगे? OX17। SAP में जब भी आप SAP का सर्वर यूज करते हो, SAP में ना अब आपको क्या करना है, टी कोड डालने हैं। अभी तक जो हम काम कर रहे थे कैसे कर रहे थे, टूल्स पे गए, कस्टमाइजिंग पे गए, IMG पे गए, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, सेफ रेफरेंस, ऐसे कर रहे थे ना। पर्सनल एरिया, सपोज मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पर्सनल मैनेजमेंट, ये रहा पर्सनल मैनेजमेंट, जैसे
पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिक डेटा, अभी हम ऐसे यूज़ कर रहे थे। अब ये करना ही नहीं है ऐसे, अब डायरेक्टली क्या करना है, कोड डालना है, जिसके कोड हैं वो कोड डालोगे। म्यूट कर दो प्लीज़ सब लोग। अब कोड डालना है, जैसे इसका कोड क्या लिखा बोलो, OS 17। अरे म्यूट कर दो गुंजन, प्लीज़ म्यूट कर दो। हेलो गुंजन, म्यूट कर दो अपने आप को, बहुत आवाज़ आ रही है पीछे से। हेलो गुंजन। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ आवाज़ आ रही है, आप म्यूट कर दो प्लीज़। सर आवाज तो आ रही है लेकिन ब्रेक कर करके आ रही है। क्या करके आ रही है? ब्रेक कर करके आ रही है, ब्रेक हो रही है। नेट में कोई इश्यू हो सकता है फिर, वरना आवाज़ मेरी ब्रेक होके आ रही है क्या? अच्छा सही आ रही है। सर गुंजन को कहिए म्यूट कर देने के लिए, आवाज ठीक हो जाएगा। म्यूट करूं सर? हाँ म्यूट 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 गुंजन जी म्यूट करो। हेलो, हाँ अब आवाज़ क्लियर आ रही है गुंजन आपको मेरी? आ रही है सर, आ रही है, पर ब्रेक करके ही आ रही है। मतलब आ तो रही है आवाज, क्लियर नहीं आ रही बस। नेट इश्यू है फिर। चलिए सर, आप क्लास कराइए अभी। ओके ठीक है, आप म्यूट म्यूट कर दो। गुंजन को कहिए म्यूट कर देने के लिए, सारी की आवाज ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। हमने आज का जो टॉपिक है उसका OS 17 क्या टी कोड डालेंगे। देखो प्रैक्टिकली समझो, ये हमारा SAP का सर्वर है। देखो तुमको तो मैं बता ही चुका हूँ, ये OS 17 डालने के बाद विंडो खुलेगी हमेशा ये। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, न्यू एंट्री भी है, पोजीशन भी है। हमें कैसा पता चलेगा किस पे यूज करना है? तो क्लियरली यहाँ पे क्या टाइप है, न्यू एंट्री दिख रहा है। आप न्यू एंट्री पे क्लिक करो। हमारी कंपनी का नाम कोड किस नाम से है? EMIN। तो मैंने डाल दिया EMIN, ये हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया और EMIN उसका कोड हो गया, दिख रहा है। तो आप भी अपना ऐसा बना लेना, एक उसका नाम और उसका कोड, और यहाँ से सेव कर देना, एंटर मार के। अब देखो अगर उनका नाम डालते ही उसके सामने डिटेल्स आ जाती है तो सही है, फिर नहीं होगा तो गलत हो जाता। तो असाइन करना कोई बड़ा काम है क्या? कुछ भी नहीं करना है, लिंक पे जाना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है। राहुल आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो पहला काम होता है आपका असाइन करना। उसके बाद दूसरा काम होता है जिसका नाम होता है आपके सर्वर पे ये वाला चीज। अब देखो कंट्रोलिंग एरिया, अपना डेटा को कंट्रोल कैसे करना है। एक HR वाला हो, एक MM वाला हो, PP वाला, सब लोग इस टॉपिक को यूज करते हैं। पता है कंट्रोलिंग एरिया सबके लिए मैंडेटरी होता है। कंट्रोल तो सभी को करना है ना डेटा अपना। तो मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया से हम कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, कि हम किन किन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। हमारे कंट्रोलिंग में क्या गया वो एक्टिवेट होंगे। अब यहाँ से चीज़ें एक्टिवेट करी थी, तो एक्टिवेशन को जो सारा का सारा काम है वो होगा OKKP से। आप लोग प्लीज़ म्यूट कर दो, गुंजन म्यूट कर दो अपने आप को, और डिस्टरबेंस हो रही है। हेलो गुंजन, इसका एक टी कोड होता है OKKP। क्या होता है टी कोड? OKKP यहाँ पे टी कोड डाल दो, एक विंडो इस तरीके से खुल जाएगी। दो ऑप्शन होते हैं, एक होता सही का और एक होता काटने के लिए। तो आपको क्लिक करना है इस पर, आपका जो विंडो है कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। हमेशा पहले चेक करो कि क्या इस नाम से क्रिएटेड है कि नहीं है। तो हमारा क्या है EMIN, देखो इस नाम से है क्या, EMIN के नाम से है। हमारा किस नाम से था कंपनी? RDV इस नाम से है क्या, है, यानी कि सही है। तो हमारा किस नाम से EMIN, ये रहा। इस पर डबल क्लिक करेंगे, क्या करेंगे? डबल क्लिक। हमारा जो पहला काम होगा स्टैंडर्ड हिरार्की डालना होगा यहाँ पे, याद है जो पूछा था। तो आपको अपनी कंपनी, क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयज होंगे, जो जितना भी डेटा आप फीड कर रहे होंगे सर्वर पे,
उसकी एक स्टैंडर्ड हायरार्की जनरेट होती है। वो कोई भी टेक्स्ट में, नंबर में, अल्फाबेट में किस में हो सकती है, कितने डिजिट की होगी, 4। 4 डिजिट। क्या नाम से डाल दो, मैं बोलो EMINE नाम से डाल देता हूँ। इसको सेव कर देता हूँ सर्वर को यहाँ से। सेव कर देना। आज सर्वर में ऐसे ही सुबह से कई बार बंद हो रहा है, कई बार ओपन हो रहा है। OKKP ये था ना टी कोड। अभी देखो लॉग आ गया, जैसे SM12, ये चीज तो तुमको बहुत अच्छे से आगे होगी। हाँ नहीं आ गई है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। SM12 इतनी बार कर चुके हो तुम लोग। क्या डालना है यहाँ पे टी कोड, OKKP। एंटर मारा मैंने, पोजीशन पे क्लिक कर दिया, कंपनी का कोड है OKKP, नहीं क्या है EMIN। इस पर डबल क्लिक करा, इस पर स्टैंडर्ड हायरार्की डालनी थी, तो EMIN के नाम से मैंने डाल दिया, एंटर मारा, सेव कर दिया। ठीक है, एक ही नाम से बना दिया। मैं हमेशा एक ही नाम से बना तो स्टैंडर्ड हायरार्की का मतलब क्या होता है सर? हाँ, स्टैंडर्ड हायरार्की का मतलब होता है कि देखो ये ना रिलेशनशिप टेबल होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस में बताऊं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ आएगा, बट जो टेक्निकल टेबल होती है हमारी OKKP से जनरेट होती है, KWER से जनरेट होती है। हमारी टेक्निकल टेबल कुछ होती है जैसे BUKRS से टेबल क्रिएटेड होती है। ये सब स्टैंडर्ड होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, देखो यहाँ अभी आई है, अभी तो बहुत आगे की शीट से फिलहाल, बट कुछ ना ऐसी टेक्निकल टेबल होती है। देखो तो जो स्टैंडर्ड ऐसी टेबल होती है, देखो अभी खुल के बहुत सारी टेबल खुलेंगे। देखो दिख रहा है टेक्निकल टेबल नेम, BUKRS दिख रहा है, BSTYP, BSART। तो जितनी भी हमारी टेक्निकल टेबल होती है, परचेज के लिए, सेल के लिए, एम्प्लॉय हायरिंग के लिए, ऑन बोर्डिंग के लिए, SDPPP को किसी के अंदर भी, वो सारी की सारी जो टेक्निकल टेबल होती है वो स्टैंडर्ड हायरार्की के अंदर जनरेट हुई होती है। जो टेक्निकल टेबल है ना SAP के अंदर, कितनी भी टेक्निकल टेबल बनी है, कौन बनाता है इनको, ABAP डेवलपर। कैसे पता चलेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जब नीचे कुछ बनाई होगी ना हमने, वहाँ पे लिखा भी आया होगा, ये देखो दिख रहा, फॉर्मेट डेटा यूज फॉर ABAP डिक्शनरी, दिख रहा है। तो जितनी भी टेक्निकल टेबल बनी होंगी वो सारे स्टैंडर्ड हायरार्की के अंदर आएंगी। तो हमारा जो डेटा मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, जैसे होता है ना टॉप टू बॉटम, होता है ना मैनेजमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे SAP के अंदर टेक्निकल टेबल चलती है सारी की सारी सीरीज वाइज। कोई भी टेक्निकल टेबल अगर आपकी इधर से उधर हो जाएगी, कुछ चेंज कर दी किसी ने, डिलीट तो बहुत दूर की बात है, चेंज कर दी, अब यकीन मानो 2-3 दिन तक अटका रहता है काम। सही करने के लिए बंदे को बेंगलोर से बुलाया है कंपनी वालों ने। हम किसी को थोड़ी ना अथॉरिटी होती है उस काम को सही करने की, एक्सपेरिमेंट का काम नहीं है वो, आता है तो बंदा करेगा, 100% श्योर होगा। अब यकीन मान के बता रहा हूँ मैं आपको, 2-2 दिन के लिए बंदे को बुलाया, 3 दिन के लिए हायर कराया उसको बाहर से कि आप आओ, तुम यहाँ पे ये जनरेट हो गई है। क्यों, कई बार होता है, बट सिस्टम पे इसीलिए लॉक लगा के रखते हैं, कोई डिलीट ना कर सके, चेंज ना कर सके। ये तो ओपन सॉफ्टवेयर है ना, यहाँ पे बना लो, चेंज कर लो, डिलीट कर लो। चलो, तो हमने अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड हायरार्की डालनी होती है। जैसे स्टैंडर्ड हायरार्की डालोगे, जितने भी प्रिंसिपल अकाउंटिंग RFC के अंदर होंगे वो सारे फील्ड कुछ इस तरीके से होंगे। देखो दिख रहा है। अब आप हायरिंग का काम बोल रहे हो, ऑन बोर्डिंग का काम बोल रहे हो, रिक्रूटमेंट का काम बोल रहे हो, डेटा मैनेजमेंट का काम बोल रहे हो, सारे इसी के अंदर सेव होगा। सेव करना है इसको। सेव के बाद यहीं पे एक ऑप्शन होगा एक्टिवेशन का। देखो एक असाइनमेंट का होगा, एक एक्टिवेट का होगा। असाइन किसको करेंगे राहुल, तुम बताओ। कंपनी के कोड के साथ। किसके साथ करेंगे, यानी कि अपने कंट्रोलिंग एरिया को किसके साथ असाइन करोगे, कंपनी के कोड के साथ। तो असाइनमेंट पे क्लिक कर देना, न्यू एंट्री पे क्लिक कर देना। कंपनी का कोड क्या है, कंपनी का कोड EMIN, ये हमारा कंपनी का कोड हो गया, ये कंट्रोलिंग एरिया हो गया। सेव करो।
असाइन ही तो करा और क्या करा। थोड़ा स्लो चल रहा है सर्वर। हो गया। अब देखो यहाँ पे एंटर मार देना, विंडो खुल गई। सेलेक्ट कर लेना इसको, किस पे क्लिक करोगे, एक्टिवेट कंपोनेंट्स पे, न्यू एंट्री किस पे क्लिक करोगे, बताया था ना मैंने न्यू एंट्री क्या होता है। न्यू एंट्री बनाने के लिए अब एक्टिवेट करेंगे, किनको एक्टिवेट करेंगे, जो हमें सर्वर पे चाहिए। क्या क्या चाहिए हमें सर्वर के अंदर, ईयर, किस ईयर में डेटा चाहिए, 2024 में डेटा चाहिए। 2024 में तो चाहिए डेटा। क्यों 2024 ही क्यों लिखा, क्योंकि 2024 ईयर ही वही है, अभी कंपनी बना रहे हैं 24 में, तो 24 में ही होगा। इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारी कंपनी का तो ईयर यही है ना। अप्रैल से ले इस पे क्लिक करो, एक्टिवेट पे, जितने भी एक्टिवेट हैं इनको सबको क्लिक करो, दिख रहा है। यहीं पे एक और नीचे एक्टिवेट का होगा, यानी कि हम इन पे काम करेंगे आगे। जो भी रिक्रूटमेंट, हायरिंग, बोर्डिंग, कुछ भी चीज़ का काम होगा ना, वो सारा इनसे एक्टिवेट होगा। और जो नॉट एक्टिवेट लिखे हुए दिख रहे हैं, नॉट एक्टिवेटेड, इसको एक्टिवेट पे क्लिक करो, एक्टिवेट पे क्लिक करो, एक्टिवेट पे क्लिक करो, एक्टिवेट पे क्लिक करो। तो ऐसा है जो नॉट एक्टिवेट है। ईयर क्या आना चाहिए यहाँ पे, 2024 से कब तक ईयर साइन हो, इन्फिनिटी नहीं 999 तक, इन्फिनिटी ईयर तक, लॉन्ग टाइम तक, हमेशा के लिए। वही तो बोला, तुमने बोला नहीं, इन्फिनिटी बोला। अच्छा मैं सुना नहीं। अगर बोला है तो फिर बहुत अच्छी बात है, तुम्हें याद हो रहा है यानी चीजें। एंटर मारोगे देखो ऑटोमेटिक 99 आ गया, हमने कुछ डाला नहीं, सेव करो। तो अब हमारी कंपनी के अंदर जितना भी काम होगा ना, ये देखो प्रैक्टिकली समझो, कुछ ना सेटिंग्स होती हैं जिनको सेटिंग के हिसाब से ही समझना पड़ता है। मेन काम छूट जाएगा आपका, जो असली चीज है सीखने वाले की। असली चीज तो सेटिंग्स नहीं है, असली चीज काम है जो आपको बनाना सीखना है। एक होता है कि फोटो खींचते कैसे हैं, एक होता है फोटो जब खींच जाती है तो उसके पीछे क्या प्रोसेस था। देखिए ब्राइटनेस कितनी थी, कलर कितना था, ग्रेडिंग्स कितने थे, तभी तो ये फोटो का वो बना फ्रेम। अरे एक होता है कि फोटो खींचने का पोस्चर सीखा कि ऐसे नहीं ऐसे सीखो, इतना फेस लो, इतना ये लो। मेन काम की वैल्यू ज़्यादा है। जो टेक्निकल सेटिंग्स होती है ना, वो सारी की सारी की होती हैं। और एज ए यूज़र आपको वो देगा भी नहीं टेक्निकल सेटिंग। अभी तो पीओ बना दो, ऑर्डर बना दो, आरएफक्यू बना दो, मेंटेन कर दो, हायरिंग का रिपोर्ट दिखा दो, टाइम मैनेजमेंट की शीट जनरेट करके दे दो, पेरोल दिखा दो, किसकी कितनी सैलरी क्या है, क्या कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखा दो। पूरा डेटा मेंटेन करने का काम होता है, नहीं समझे। तो आपको इसी तरीके से सीखना है ताकि याद हो, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाए उन चीज़ों के लिए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। ऐसे भी बहुत बड़ा कोर्स है, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब ये 2 महीने या 3 महीने का ही कोर्स होगा, आपका क्या ही होगा, ऐसे ज़्यादा तो बोला नहीं होगा। अब वो आपने देखना है कि आप उसने दिन में कितने दिन आ पा रहे हो, कितने दिन क्लासेस ले पा रहे हो, ताकि वो पेंडिंग काम ना रहे ज़्यादा। जितना रहेगा आपका टाइम जाएगा, क्योंकि जब आपके असाइनमेंट बनेंगे, प्रोजेक्ट्स बनेंगे, आपको मॉक इंटरव्यूज़ की ट्रेनिंग दूंगा मैं, रिज्यूमे बनाना समझाऊंगा, तो उसके लिए टाइम चाहिए होगा ना। इसलिए थोड़ा सा मोटा मोटा आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो, फिर उसको पूरा रिविजन बाद में कर सकते हो। एटलीस्ट आपको ये हो गया मुझे 50% तो आता है, जितना सर ने पढ़ा उसका 50% मुझे आता है। आप 100% की मत ट्राई करो अभी पहले, मैं डे फर्स्ट में 100% सीख लूँगा, नहीं होगा कि टाइम भी निकलता जाएगा, फैक्ट बता रहा हूँ। तो बड़ा 50% एक बार देख लो, फिर उसके दिन जिस दिन फ्री हो पूरा शुरू से लास्ट तक देख लो, तो 50 की जगह 70 हो जाएगा, उस दिन में 80 90, एक दिन 100 भी हो जाएगा। तरीका ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मार्केट की बात करता हूँ, थोड़ा शेयर की। मैं स्टॉक लगाता हूँ, तो जो मैं स्टॉक लेता हूँ मैं ज़्यादा क्वांटिटी में लेता हूँ अपने लिए। अब जो बंदा अभी पीजी में रह रहा है या फिर नॉर्मली सीख रहा है, वो तो ऐसे ले सकता है ना, 100 150 200, वो थोड़ी ना 10,000 15,000 ले लेगा भाई। सीधी सी बात है, 18 रुपये का वो एक शेयर है, कम से कम उसके लिए उसको 70-80 हज़ार रुपये चाहिए होंगे। इतना तो वो लगाएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, थोड़ा देखेगा
बस उसको ये है कि मुझे कुछ तो फ़ायदा हुआ, कुछ तो समझ में आया। उसके बाद जैसे जैसे सीखता रहेगा एक ही दिन में उतना फ़ायदा ले लेगा जो उसने दिन में समझा भी नहीं था। तो पहले लर्निंग प्रोसेस समझना है कि हमें इतने में से इतना समझना है और इतने की जरूरत फिलहाल इंपॉर्टेंट है। 100 में से अगर आपके पास आपको 80 चीज़ें आ गई हैं, 90 चीज़ें आ गई, 10 नहीं भी आई कोई बात नहीं, उनको थोड़ा सा होल्ड करके बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो, पूछ के कर सकते हो। एटलीस्ट उतना तो आगे बढ़े जहाँ से हम कहीं पे स्टैंड कर सकें। 100% कभी किसी को आता ही नहीं होगा। उसके बाद में सर्वर तो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलेगा, वो सर्वर देंगे आपको, बट वो थोड़ा सा पैसा लेते हैं बाद में। वो तो बेसिक चीज़ है, कोई भी पैसा ही लेगा, फ्री तो कोई नहीं देगा। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ताकि कल को सर्वर ही खत्म हो जाए, मान के चलो कितने महीने का कोर्स है, 2 महीने। अब आपको 2 महीने में खत्म ना हो तो वो आपको सर्वर फिर से लेना पड़ेगा, उसके चार्ज अलग से देने पड़ेंगे। पता है नहीं बात, तो मैम ने बताया होगा। अब क्या फ़ायदा, पहले तो जॉब नहीं, ऊपर से पैसा और दो। सर नहीं बताया है, लेकिन हम लोग का रिक्वेस्ट है कि ऑन टाइम हो जाए तो बेहतर है। मैं 100% कोशिश करूंगा मेरी तरफ से कि आपका कोर्स आपके टाइम से 5 दिन पहले कंप्लीट हो जाए, Thank you, sir. ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर असाइनमेंट बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, मॉक भी करा सकूं। और मैं ऐसे ही करता हूं मैं। थैंक यू बस ये रिक्वेस्ट है कि विद इन टाइम हो जाए, फिर से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब मैं 99% तो मेरे स्टूडेंटों ने अभी तक टाइम पे ही खत्म करा है। एक आधी 2% होता है ऐसे यार जो ऊपर नीचे चल जाता है, क्योंकि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं है। हर किसी के पास टाइम भी रेगुलर पे नहीं है, हर किसी के पास लैपटॉप नहीं है। कोई कैफे जाके प्रैक्टिस करता है, तुम लोगों पर लैपटॉप ही तुम कर रहे हो, ये लोग तो कैफे जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। सही बता रहा हूँ। अच्छा सर इंसिडेंटली अगर नहीं हो पाया तो चार्ज कितना रहता है? देखो मेरे हिसाब से 1400-1500 रुपये एक महीने का है। हाँ, ऐसे कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। चलो एक लमसम समझ में आया, लेकिन सर रिक्वेस्ट है कि ऑन टाइम हो जाए तो बेहतर है। 100% यही होना चाहिए। सही है, ठीक है। बाकी इसको प्रैक्टिस करो, जो ना आए वो पूछो। आज शीट 1 पूरी हमारी कंप्लीट हो गई। आज हमने शीट 1 कंप्लीट कर ली पूरी, ठीक है। अच्छा हाँ, आज शीट 1 कंप्लीट है। अब कल से कौन सी शीट चलेगी? कल से नहीं, मंडे से नेक्स्ट क्लास से। हाँ, शीट 2। हाँ ठीक है, सही है। ठीक है। अब बताओ, आपको ये आसान लगा पढ़ा या डिफिकल्ट लगा? सर आप हाँ। जब हम पढ़ाते हैं तो आसानी होता है, मैं समझा के चलता हूँ ना, इसलिए बात है। हेलो अर्नब, तुम कैसे हो? मैं सही हूँ जी। तो कल तुमने मुझे मैसेज में लिखा था, मुझे समझ नहीं आया था। मैं पूछा था आपसे कि वो जो आपने देखो topics दिए थे ना, चलो मैं कैसे- बात करता हूँ उस पर भी, हाँ, क्योंकि कभी भी कैसे ना, फ्रेम करूंगा इसको, हाँ लिखने में टॉपिक्स को कैसे मैं लिखूं उसमें। नहीं, वो ऐसे ही लिखे जाते हैं। जीएसटी तो जीएसटी लिखता है बंदा, टीडीएस को टीडीएस ही लिखता है। ऐसे नहीं कि कुछ और नाम दे दो। नहीं मतलब सेंटेंस में जीएसटी को कैसे मतलब नहीं ऐसे implementing देखो, या- स्किल में ना सिर्फ पॉइंट आते हैं। मेरी स्किल किस में है? हाँ। टीडीएस, जीएसटी, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं एपी, एआर, O2C, रिकॉर्ड रिपोर्टिंग। स्किल्स तो सर मैं समझ गया, स्किल्स की बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि हम लिखते हैं ना कि वो कंपनी के नीचे की कैसे हम जैसे लिखते हैं वो वैसा। समझे नहीं? तुम्हें मैं बताऊंगा रिज्यूमे बनेगा कैसे। अपना रिज्यूमे पहले निकालो। ठीक है। रिज्यूमे का तरीका तो बने कि रिज्यूमे बनता कैसे सही से।